नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग पहले देखेंगे जमींदारी व्यवस्था, जो कि अस्थाई बंदोबस्ती के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो जमींदारी व्यवस्था की तरफ चलते हम लोग। तो पहला प्रश्न है, इजारदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम किसने आरंभ की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था 1772 ईस्वी में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1872 ईस्वी में। किसे अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक के रूप में फिलिप फ्रांसीसी को जाना जाता है और ये फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? तो कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था 1790 ईस्वी में लागू की थी। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? तो जमींदारों के साथ समझौता किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के अन्य नाम क्या थे? तो अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी के नाम से जानते हैं। चिर अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे और अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण खेतिहरों को जमींदारों के द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवादें देखी गई थी। सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय था? अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी 1794 ईस्वी में। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था शिकायत। रैयतवारी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे। तो अलेक्जेंडर रीड 1793 ईस्वी में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे और थॉमस मुनरो भी थे 1809 ईस्वी से 1820 ईस्वी में। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया था रैयतवारी व्यवस्था। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंध थे? तो रैयतवारी से थे थॉमस मुनरो। ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? तो पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में रैयतवारी भू राजस्व प्रचलित थी।
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की थी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टा पर भूमि देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। महालवाड़ी व्यवस्था भारत में ताल्लुकदारी या महालवाड़ी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? हॉर्ट मैकेंजी को माना जाता है। महालवाड़ी या ताल्लुकदारी व्यवस्था का जन्मदाता 1819 ईस्वी या 1822 ईस्वी में लागू हुआ। महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन है। यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध थी, जिसे तकनीकी रूप से सह हिस्सेदारी को या को-शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। ताल्लुकदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? अवध से। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है सिंचाई का अग्रदूत। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराए के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया गया? 1885 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का क्या परिणाम था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? व्यक्तिगत कृषक, जमींदार और ग्राम समुदाय के पास था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भू धारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? हॉर्ट मैकेंजी ने लिखा था। औद्योगिकीकरण के संदर्भ में सही तथ्य है। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? जुलाहों पर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? मार्टिन बर्ड को ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। भूमि व्यवस्था और उसके प्रवर्तक। इजारदारी व्यवस्था के प्रवर्तक वारेन हेस्टिंग्स थे। अस्थायी बंदोबस्ती के प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के टॉमस मुनरो थे। महलवाड़ी बंदोबस्त के हॉर्ट मैकेंजी थे।
बम्बई रैयतवाड़ी के एल फिस्टन थे। बनारस का अस्थायी बंदोबस्त जोनाथन डंकन थे। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आरसी दत्त। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा क्या है? तो ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है, जिसका परिभाषा भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी था। कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे विश्वास करते थे। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने विचार दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया जाना। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किसमें किया गया था? रेलवे, बैंकिंग, बीमा, नौ परिवहन में बड़ा निवेश किया गया था। 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई? बम्बई में। बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 ईस्वी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कावस जी नाना भाई द्वारा। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? निर्यात अधिशेष 1760 से 1947 ईस्वी तक। शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? यूरोपियों द्वारा। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य वस्तुएं स्टेपल कोमोडिटीज क्या थी? कपास, रेशम, सोरा, अफीम थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? रिचर्ड स्ट्रेचरी ने की। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में। 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? मदन मोहन मालवीय ने प्रस्तुत की थी।